प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आदिवासी विचारक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा, आदिवासियों की बात तो सब सरकारें, सभी राजनीतिक दल करते हैं, लगातार चर्चाएं होती हैं, उनको नुमाइंदगी देने की बात होती है, लेकिन जो हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उस पर 75 साल में कोई आदिवासी नहीं आया है। हालांकि उनकी आबादी के हिसाब से देखें तो 8% है, तो वो उनको इतनी राजनीतिक ताकत नहीं मिलती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आदिवासियों की ज़रूरत है? आज आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति आदिवासी हो। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने सवाल को उठाया और एक मुख्यधारा का सवाल बनाया। देश को न केवल आदिवासी राष्ट्रपति की आवश्यकता है, बल्कि हर क्षेत्र में आदिवासियों के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोकसभा में 47 आदिवासी सीटें आरक्षित होने के बावजूद आदिवासियों की आवाज़ कहीं ना कहीं पार्टियों के नेतृत्व के नीचे दब जाती है। तो अब समय आ गया है कि हम अपने लोकतंत्र को समावेशी बनाएं, इंक्लूसिव बनाएं और इसके लिए सबसे पीछे छूट गए लोगों को हम साथ में लेकर के आएँ। तो ये एक अच्छा संकेत है कि पिछले कुछ दिनों से आदिवासी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए लगातार चर्चाएं हो रही हैं और आज की मीटिंग भी इसमें निर्णायक हो सकती है। और मैं समझता था कि ये पहल कांग्रेस करेगी कभी, लेकिन ये दिलचस्प है और राजनीति तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों का मेल है जहां पे आपको नई नई अद्भुत चीज़ें दिखाई पड़ सकती है। ये दिलचस्प है कि एनडीए इस पर विचार कर रहा है कि देश में पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति हो, और अगर इस दिशा में फैसला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संकेत होगा। जी, प्रोफेसर मीणा, आपसे समझना चाहता हूँ, इतनी बातें साय साहब ने कही है, मैं समझ रहा हूँ इसके अलावा, पार्लियामेंट के अलावा या विधानसभाओं के अलावा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा नौकरियों में आरक्षण का उठाया वो एसटी समुदाय के एक बड़े ग्रुप ने उठाया, लेकिन उसके बाद भी उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। क्या इसकी बड़ी वजह एक ये है कि अनुसूचित जनजाति में भी केवल एक हिस्से ने इस पूरे ग्रुप का, इस पूरी सुविधा का फ़ायदा उठाया है, और उसमें भी उनके कुछ चुने हुए परिवारों ने, जो एक बार आईएएस बन गया या एक बार आईपीएस बन गया तो बस उसी के परिवार के लोग आगे बढ़ते रहे? मेरे ख्याल से हम ये बातचीत को अलग दिशा में ले जाएंगे अगर इस पे बात करेंगे। ये बात पूरी तरह सही नहीं है जी। अभी भी आप यूपीएससी की लिस्ट उठाइए या दूसरे क्षेत्रों में देखिए, तो ऐसा कोई जिसको आप क्रीमी लेयर कहना चाह रहे हैं या ऐसा एक अलग तबका कहना चाह रहे हैं, ऐसा तबका अभी कोई नहीं बना है, क्योंकि अभी तो 7.5% आरक्षण की जो सीमा है वो किसी भी क्षेत्र में वो पूरी होती दिखाई नहीं देती। आप ये सोचिए कि हर साल 7.5% तो रिजर्व सीटों में चुने जाते हैं, सिर्फ यूपीएससी की बात करें, और कुछ लोग अनरिजर्व सीटों पर भी चुने जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट की बात होती है तो कितने लोग हैं वहाँ पर एसटी के, वहाँ पे हमको देखना चाहिए जी। इसलिए दूसरे क्षेत्रों में भी हमको देखना चाहिए कि कितने वाइस चांसलर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, हाई कोर्ट्स में कितने जज हैं, कितने चीफ जस्टिस हैं, कितने उद्योगपति हैं, उन क्षेत्रों में भी हमको देखना चाहिए। तो हम पाएंगे कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व अभी उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है तमाम क्षेत्रों में, और इसके पीछे सरकारों की उदासीनता रही है। सरकारें, आपने ठीक तरफ इशारा किया कि सरकारें उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन इतना छोटा तबका है, राजनीतिक रूप से कम जागरूक है, इसलिए समझते हैं कि इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब गुजरात में चुनाव सामने हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव सामने हैं, और लग रहा है कि आदिवासी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आदिवासी एक अलग दिशा में जा सकते हैं, तो इन पार्टियों को आदिवासियों की याद आई है। वास्तव में ये कोई आदिवासी हितैषी पार्टियां नहीं है, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि आदिवासियों के हित में कोई ऐसा बड़ा फैसला आज़ादी के बाद नहीं हो पाया, बल्कि भारत के संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं
उन अधिकारों को भी अभी लागू नहीं किया जा सका है। ठीक है। जहां तक राष्ट्रपति के पद की बात है, नंद कुमार शाह साहब का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो कह रहे थे कि सिर्फ ये शोभा की चीज है। सिर्फ ऐसा नहीं है। आदिवासियों को जो अधिकार भारत के संविधान ने दिए हैं, उनमें से बहुत सारे अधिकार राष्ट्रपति ही ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन अधिकारों को अमल में लाया जा सके। और भारत के राष्ट्रपति चूंकि केंद्र सरकार के दबाव में काम करते हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं पाता। 5वीं और 6वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये सब कागजों की चीजें बन करके रह गई हैं। जबकि राष्ट्रपति चाहें, राज्यपाल चाहें तो इनको बहुत ताकतवर बना सकते हैं, जो कि भारत के संविधान में दर्ज है। ठीक है प्रोफेसर मीणा, इस पर चर्चा करेंगे साहिब साहब। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से अभी बैठक हो रही है उसमें क्या होगा? क्या आदिवासियों को चुना जाएगा? आदिवासी उसमें चर्चा हो सकती है? प्रोफेसर मीणा, आपको लगता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज फैसला करती हैं तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखती हैं, उसमें आदिवासी समुदाय जिस तरह से है उसके प्रतिनिधित्व की चिंता भी प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। क्या आपको लगता है कि कोई आदिवासी हो सकता है, या फिर बहुत लंबे समय बाद एक उपराष्ट्रपति को दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वो दक्षिण भारत से हैं और भारतीय जनता पार्टी की नज़र फिलहाल दक्षिण पर ज़्यादा है? या फिर कोई और सरप्राइज होगा जैसा साहिब साहब कह रहे हैं? देखिए, ये तो भाजपा और एनडीए तय करेंगे कि वो किसको अपना उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा अनुमान है, राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाना संभव है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और गुजरात में जिन सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में हैं, उन सब तमाम जगहों पर आदिवासी नाराज हैं भाजपा सरकार से। भाजपा को इस बात की चिंता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों को एक साथ साध लिया जाए। और साथ में आप जैसे दक्षिण की बात करें, दक्षिण वाली बात में दम है, लेकिन साथ में नॉर्थ ईस्ट को भी आप देखिए। नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे भाजपा ने अपनी विजय पताका फैलाई है और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जहाँ पर 90% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, बहुत ज़्यादा आदिवासी है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तमाम जगहों पर अच्छी खासी आदिवासी जनसंख्या है, जिसकी हम बात नहीं करते। और पूरे देश के आदिवासियों की तरफ से प्रोटेस्ट भी आता है। और एक चीज़ और आप देखिए कि आदिवासियों को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आजकल विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट चल रही है और उसका आदिवासी विरोध कर रहे हैं। अगर आदिवासी जनप्रतिनिधि एक सर्वोच्च पद पर पहुँचता है तो इससे आदिवासी शायद ये महसूस करें कि भाई इस सरकार में, इस लोकतंत्र में हमारी भी भागीदारी है। इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा कि आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाए, बल्कि ये तो उनका अधिकार है और अब समय आ गया है कि उनको उनका अधिकार, उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। जी प्रोफेसर मीणा, आदिवासियों के अलावा एक बड़ा वोट बैंक है जिसे कोर वोट बैंक कहते हैं, वो हैं महिलाएं, विमेन। हालांकि प्रतिभा पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, लेकिन वो यूपीए ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था और राष्ट्रपति बनाया था। क्या एनडीए इस पर विचार करेगा? पहले देख लेते हैं कि महिलाएं बीजेपी के लिए कोर वोट बैंक बन चुकी हैं। पिछले दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने काफ़ी वोट दिया। इस वोट बैंक को साधने की बीजेपी की कोशिशें जारी हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हैं। आनंदीबेन पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। वो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। बेन के अलावा पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की मौजूदा राज्यपाल अनसुईया उइके भी इस रेस में शामिल बताई जा रही हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू और अनसुईया उइके दोनों का नाम आदिवासी कोटे से भी जोड़ा जा रहा है। इन दोनों में से किसी को एक को राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा सकती। जी तो प्रोफेसर मीणा, मुझे समझाइए कि आदिवासियों का मसला है और फिर महिला वोट बैंक है। महिला वोट बैंक तो करीब 50% है। तो क्या जो द्रौपदी मुर्मू हैं, अनुसुईया उइके हैं, ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा साधती हैं, आदिवासी को भी और महिलाओं को भी? क्या आप इसमें कोई संभावना देखते हैं? हाँ, इसमें संभावना है। आज दैनिक भास्कर ने स्टोरी भी की है दोनों के बारे में। दोनों तीनों नामों पर संभावनाएं जताई गई हैं। और डेक्कन हेराल्ड में भी इस तरह की स्टोरी है जिसमें इस तरह की संभावना है। और निश्चित तौर पर एक महिला को राष्ट्रपति बनाया जाना देश हित में अच्छा रहेगा।
राष्ट्रपति की जितनी सीमित भूमिका है उसमें ज़्यादा कुछ किया तो नहीं जा सकता है कि वो आमूलचूल परिवर्तन कर दें, लेकिन कोई सर्वोच्च पद पे होता है तो उससे उस तबके में एक स्वाभिमान पैदा होता है, एक डिग्निटी का भाव पैदा होता है कि हमारे समुदाय का, हमारे तबके का कोई व्यक्ति है जो सर्वोच्च पद पर है, इससे फ़र्क पड़ता है। और अगर ऐसा फैसला एनडीए लेती है कि वो किसी आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाए तो मेरे ख्याल से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे इसकी भी संभावना है कि कुछ विपक्षी दल भी इस पर सहमत हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। उन जगहों पर जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर विपक्षी भी अपना हित देखने की कोशिश करेंगे कि हमें किस उम्मीदवार के साथ खड़े होने में चुनाव में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो आदिवासी महिला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जी, राष्ट्रपति चुनाव में पिछली बार भी कई बार देखा गया है कि जो दूसरी पार्टियां हैं जो आपके साथ नहीं हैं ग्रुप में, सरकार के साथ या विपक्ष के साथ, वो भी अलग आकर वोट देती हैं और उसका एक फ़ायदा होता है, जैसा कि आपने जिक्र किया वोट बैंक का। मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि आदिवासी को अलग करके यदि महिला को उम्मीदवार बनाया जाए तो क्या आप उसको फेवरेबल समझते हैं? यानी आदिवासी नहीं हो, महिला हो, ये दूसरा विकल्प हो सकता है। अगर हाँ, एक दूसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरफ एनडीए नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इसमें एनडीए का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। इसकी तुलना में आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाए जाने से ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिल पाएगा, इसलिए इस तरफ एनडीए जाएगी, मुझे इसकी संभावना नहीं दिखती है। क्या इसकी संभावना दिखती है कि अभी जैसे चर्चा हो रही है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और उससे पहले दिन में पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने उपराष्ट्रपति, जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू साहब से मुलाकात की उनके घर पर जाकर, और के.आर. नारायणन के साहब के बाद से कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंचा। एक अनुभव होता है उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर शायद मदद कर सकता हो। क्या आपको उनकी संभावनाओं कितनी लगती है? दक्षिण भारत का भी एक वो है उसमें वोट मुझे बैंक उनकी संभावना कम लग रही है जी। दक्षिण भारत का है, लेकिन वेंकैया नायडू पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते नहीं दिखाई पड़ते जी। जैसा भाजपा तमिलनाडु में अपना दखल बढ़ाना चाहती है, तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु के लोग वेंकैया नायडू के भक्त हों या उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हों, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। दक्षिण भारत के अपने राजनीतिक समीकरण है, और इन नामों में जो नाम चल रहे हैं, चाहे वेंकैया नायडू का हो या कुछ और नाम चल रहे हैं, इनमें ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे कि पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता हो। इसलिए मुझे वेंकैया नायडू के नाम की संभावना कम लग रही है। हालांकि जैसा नंद कुमार साय साहब ने कहा और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आश्चर्यजनक रूप से कोई नया नाम भी सामने ला सकते हैं, किसी भी नाम पर मोहर लगा सकते हैं, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार करना भी मुश्किल है। प्रोफेसर मीना, आपने कहा कि शुरुआत में बात की कि मुझे आश्चर्य हुआ कि एनडीए ने आदिवासी कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए। तो क्या इस सवाल को मैं उलटकर पूछूं कि यशवंत सिन्हा जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उसको लेकर आप आश्चर्यचकित हैं या उनकी संभावनाओं को आप बहुत खारिज करते हैं? हाँ, मैं ये समझ रहा था कि चूंकि अब एनडीए के पास पूरे नंबर्स नहीं हैं, ऐसे में एक अच्छा अवसर था कि यूपीए किसी आदिवासी को या किसी महिला को उम्मीदवार बनाता और उससे एक विपक्ष की एकता का प्रदर्शन कर उसके समर्थन में हो सकता है कि एनडीए के भी कुछ दल आ जाते और एक बेहतरीन विकल्प उनके पास हो सकता था। और सबसे पहले के.आर. नारायणन को कांग्रेस ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उनको राष्ट्रपति बनाया, तो उसी तरह का एक मैसेज जा सकता था। ये जो प्रतिनिधित्व की राजनीति है, कांग्रेस इसमें पहले से इसका अनुसरण करती रही है, लेकिन एनडीए उससे आगे निकल जाएगी, इसकी संभावना नहीं लग रही थी। तो मुझे यशवंत सिन्हा के नाम से थोड़ा आश्चर्य तो हुआ ही, क्योंकि उनसे बेहतरीन उम्मीदवार मौजूद थे। हालांकि गोपाल गांधी का नाम उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें एक अच्छा विकल्प हो सकता था कि वो किसी आदिवासी का या किसी महिला का नाम प्रस्तावित करते, तो शायद उनको ज़्यादा समर्थन मिल पाता। क्या आपको लगता है, यदि ये पॉलिटिकल सवाल की तरह से मैं पूछूं, कि यशवंत सिन्हा को जो अभी टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, टीएमसी में शामिल हुए थे कुछ दिनों पहले, कांग्रेस ने उनको स्वीकार करके ये
ममता बनर्जी जताना चाहती हैं कि वो अब बड़ी पार्टी हो गई है कांग्रेस से, और कांग्रेस को मजबूरी में यशवंत सिन्हा को एक्सेप्ट करना पड़ा है, और उसके साथ साथ टीएमसी के कैंडिडेट को लेफ्ट पार्टीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये एनडीए की ताकत की मजबूरी है या कोई और पॉलिटिकल कंपल्शन? आप एक मैसेज नहीं, एक मैसेज ये है, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं सभी पार्टियों के, वो यशवंत सिन्हा जी की पोजीशन को जानते हैं। वो वर्तमान सरकार की विभिन्न मसलों पर आलोचना करते रहे हैं, और वे एक पुराने नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं, तो उनको लगता है कि शायद इनके रास्ते चलकर हम इस चुनाव में एक मजबूती के साथ उतर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने तो कई बार अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है कि देश में विपक्ष में सबसे बड़े नेताओं में वो शामिल हैं, और इसको भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। जी, एक चीज़ और है इसमें कि राष्ट्रपति चुनाव में, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कई अलग अलग पार्टियां जिस ग्रुप में नहीं होती हैं उसके बाद भी दूसरे को देती हैं। जैसे पहले हुआ प्रतिभा पाटिल के साथ भी हुआ कि शिवसेना ने महाराष्ट्र मराठी होने की वजह से उनको दिया, जो जेडीयू है वो भी ऐसा कर चुका है। तो यशवंत सिन्हा बिहार से आते हैं, हालांकि वो एनडीए के कैंडिडेट नहीं है और जेडीयू एनडीए के साथ है। क्या आपको इस बात की संभावना लगती है कि जेडीयू यशवंत सिन्हा के साथ जाए राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बजाय? इसकी संभावना कम है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा और प्रभुत्व है एनडीए के बीच में, उसमें कोई भी इस तरह की वोटिंग, खासतौर पे जेडीयू इस तरह की वोटिंग कर पाएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई पड़ रही, क्योंकि एक ऊपर से सारे फैसले लिए जाते हैं, और अनुशासन को तोड़ने का मतलब है कि आपकी एनडीए में आपकी भूमिका कमज़ोर होगी, और जेडीयू ऐसा नहीं चाहेगी। जी, इससे उलट सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी एनडीए को 23,000 से कुछ ज़्यादा वोट वैल्यू की दरकार है, जो एनडीए के वोट हैं उससे, तो इसका मतलब कुछ और दलों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। कौन से ऐसे दल हैं या सरकारें हैं या पार्टीज हैं जिनको आप समझते हैं कि वो आ सकते हैं? क्या उसमें उड़ीसा का नाम हो सकता है, बीजेडी का? क्या वाईएसआर का नाम हो सकता है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और ये जो टीएसआर हैं उनका नाम हो सकता है? ये पार्टीज हो सकती हैं जो एनडीए के साथ आ जाए, या किसको आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जैसे द्रौपदी मुर्मू का नाम चलाया है, तो वो उड़ीसा से संबंध है उनका जी। तो ऐसे अगर नामों पर भी ये निर्भर करेगा कि वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं एनडीए, तो कुछ नामों में वो असर हो सकता है जो विपक्षी दलों को भी आकर्षित कर सकता है। जी। अब देखना है कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए किसको उम्मीदवार बनाती है, और ऐसे नाम निश्चित तौर पे हो सकते हैं जिसकी वजह से कई दल, अब मैं दलों का नाम तो क्या ही लूँ, लेकिन कई दल और कुछ छोटे दल, खासतौर पे स्थानीय दल, वे एनडीए के साथ आ सकते हैं। एनडीए के साथ आ सकते हैं। कौन से ऐसे दल आपको लग रहे हैं जो आ सकते हैं? या इसको मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि यूपीए से जुड़े हुए कोई दल हैं जो एनडीए की तरफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये, मैं फिर से कहूँ कि ये नाम के ऊपर निर्भर करेगा कि उम्मीदवार कौन है। अगर जो आदिवासियों की राजनीति करने वाले छोटे स्थानीय दल हैं, वे अगर किसी आदिवासी महिला को या किसी आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो वे निश्चित तौर पर इस तरफ जा सकते हैं, या जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको जी। भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं जी। तो अब गुजरात में चुनाव है, किसी अगर आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो अब वो जिस इलाके में, आदिवासी बहुल इलाके में भारतीय ट्राइबल पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन आदिवासी को उम्मीदवार बनाए जाने पर हो सकता है कि वो इस तरफ वोटिंग के लिए आ जाएं। जी, क्या आप ये समझते हैं कि ये ऐसे और भी बहुत सारे दल हो सकते हैं जहाँ पर जो आदिवासी बहुल सीटें? जी, क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हो रहा है और राष्ट्रपति के पद का फैसला 2024 के चुनावों को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है?
इसकी संभावनाएं फिलहाल इसकी तुलना में कम है कि विधानसभा के जो 3 चुनाव है और तीनों ही राज्य महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा ने सरकार बना ली है और गुजरात में उनकी सरकार काफ़ी समय से है और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आक्रोश है, प्रतिरोध है। तो ये विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख कर के ज़्यादा फैसला किया जाना मुझे लगता है, ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको लगता है कि राष्ट्रपति जैसा महत्वपूर्ण पद के लिए विधानसभा वो ऐसा फैसला करने की कोशिश करेंगे जी सकते हैं जो जिससे कि वो दोनों यानी कि विधानसभाओं को भी साध लें और लोकसभा को भी साध लें। अगर कोई ऐसा नाम मिल गया उनको तो निश्चित तौर पर सबसे पहले उस पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल तो उनकी नज़र विधानसभा चुनाव पर है। जी प्रोफेसर मीणा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी हैं कि जो मैं वोट बैंक की गणित देख रहा हूँ उसमें एनडीए के पास अभी पूरे वोट नहीं है, 5,26,000 वोट हैं और अदर देन एनडीए 5,52,000 वोट हैं, 5,52,786। तो क्यों ये लड़ाई ऐसी नहीं दिख, ऐसी ताकतवर नहीं दिखाई दे रही कि विपक्ष जो है सबको एकजुट करके ये चुनौती देता? ऐसा हो सकता था, जैसा मैंने कहा कि अगर वे किसी वंचित तबके से ऐसा प्रतिनिधित्व ले आते हैं जिससे कि लगे कि हम लोकतंत्र को समावेशी बना रहे हैं। विपक्ष ऐसा करने में असफल रहा, कोई लोकप्रिय उम्मीदवार को लाने में असफल रहा, विपक्ष की अपनी मजबूरियां हैं। इसलिए अभी तो पलड़ा एनडीए का ही भारी दिखाई पड़ रहा है और एनडीए अगर कोई बढ़िया उम्मीदवार अगर एनडीए कोई आदिवासी या किसी महिला को उम्मीदवार बनाता है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत लगभग पक्की दिखाई पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मीणा।